ये आज बाजार पर जरा और बारीकी से नजर डालते हैं, देखते हैं कहां आपको बेहतरीन मुनाफा कमाने का मौका मिला और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां आप कल के सत्र के लिए बहुत अच्छी तरीके से पैसा कमा सकते हैं। निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ और जो आपने प्री बजट लेवल्स देखे थे वो मायूसी अब बाजार से खत्म होती हुई दिख रही है। 271 पॉइंट की तेजी आपके सामने निफ्टी पर आती हुई दिखी। दिन का उच्चतम लेवल 11980 के आसपास ये आज का इंडेक्स बंद हुआ और यही एक अच्छी चीज है कि आपको शायद कल के सत्र में भी पेंट अप बाइंग आती हुई दिखाई दे। ये आपको 2.3% की तेजी 23 सितंबर 2019 से सबसे ज्यादा आती हुई दिख रही है। फिलहाल बैंक निफ्टी में आपने लगभग 670 पॉइंट की छलांग लाता हुआ दिखा और ये लेवल आपके सामने आया लगभग 30,686 का। दिन का लो था 30,187 और हाई था लगभग 30,777। तो ये बिल्कुल दिन के उच्चतम लेवल के आसपास दोनों इंडिसेस आज आपको बंद होते हुए दिखे हैं। ट्रेडिंग रेंज देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त आज आपने सिंगल साइडेड वन साइडेड मूवमेंट देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर। और जो ट्रेडिंग रेंज थी आपके सामने है 203 पॉइंट की वोलेटिलिटी ऑल इन फेवर ऑफ बुल्स। सेंसेक्स पर 702 पॉइंट का आपने चलन देखा और बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट की रेंज में आज इसने ट्रेड किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पूरे बुल्स के कंट्रोल में थे, चाहे वो सेंटिमेंट हो, ब्रॉडर मार्केट हो, इंडिसेस हो, सेक्टर्स हो या इंडिविजुअल स्टॉक्स हो। आपको जबरदस्त रैली आती हुई दिखी। 50 में से 45 शेयर हरे निशान में बंद हुए निफ्टी में। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में 28 ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी के 12 शेयर्स में से सिर्फ 2 ऐसे जो लाल निशान में बंद हुए। एफएनओ के 150 फ्यूचर्स में जहां आप जबरदस्त हेजिंग और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखते हैं, वहां पर 120 फ्यूचर्स आज हरे निशान में बंद हुए। यही तेजी आपको ब्रॉडर मार्केट में भी दिखी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। लगभग 1250 शेयर आगे की तरफ बढ़े और 550 शेयर नीचे गिरे। बीएससी में एग्जैक्टली 2:1 का आंकड़ा, 1600 शेयर एडवांसिंग और लगभग 880 शेयर पर लाल निशान आपको दिखा। बाकी सुमित जी आपको बताएंगे कहां कहां सेक्टोरल और इंडिविजुअल स्टॉक कंट्रीब्यूशंस थे आज के सत्र में। देखिए, बैंक्स में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो कि आज बाजी मार रहे थे। ऑयल एंड गैस से रिलायंस जो कि अकेला लीड कर रहा था, प्लस ओएमसीज, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी तीनों में 5% का उछाल था। इसके अलावा एफएमसीजी से जो कल के एक बड़े मूव के बाद आज भी एफएमसीजी में तेजी थी और आईटीसी उसे भी लीड कर रहा था। और साथ साथ टाइटन जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस का स्टार, आज निफ्टी का भी स्टार बना, 8% की तेजी वहां पर देखने को मिली। चलिए, आज का पैनल हमारे साथ अब मौजूद है। हमारे साथ राजेश पालविया है बातचीत करने के लिए एक्सिस कैपिटल के, साथ ही साथ वीरेंद्र हैं, दीपाली हैं और यतिन भी मौजूद हैं। वीरेंद्र, पहले आंकड़े आप समझाएं, किस तरह से आप आज जो एक बड़ी तेजी थी उसको आपने रीड किया, फिर हम राजेश से उनकी राय भी लेंगे। कैसे आंकड़े देखे वीरेंद्र आपने? देखिए, काफ़ी शानदार पुल बैक का दिन रहा और आज बड़ी चीज़ थी, बेस शिफ्ट होकर ऊपर आया। अगर आप एक चीज़ देखें, आज का बेस कहाँ खिसक के आया, जो कल 11,600 पे था वो आज 11,850 और 11,900 के क्लस्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई। 11,800 पे, 850 पे, 900 पे और 900 की पुट का आउटस्टैंडिंग हुई ऑलमोस्ट 35 लाख का, जो कि इंडिकेट करता है कि बेस होगा 11,850, 11,900। ऊपर रेजिस्टेंस आता है, याद रखिए 12,000 की कॉल में राइटिंग हुई, शॉर्ट कवरिंग हुई है, 12,100 में शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन 12,200 में अभी भी करीब 25 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है। तो सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस, हायर कैप रहेगा करीब 12,100 से 150 का जोन। जहां तक निफ्टी बैंक की बात है, याद रखिए 31,000 पे एग्जैक्टली 100 EMA है और 31,000 पे ही 31,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग हुआ करीब 8.5 लाख का है, जो कि इंडिकेट करता है कि हल्का सा सप्लाई जोन, हल्का सा अगर आप देखें रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक बेस की बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आज 2-3 स्ट्राइक्स में हुई है, जिसमें 30,400, 30,500, 30,600 की स्ट्राइक मुख्य थी। यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आएगा 30,400 से लेकर 30,550 के बीच में। चलिए, राजेश पालविया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेहतरीन तरीके से। एक्सिस सिक्योरिटीज़ में चार्ट्स देखते हैं। पालविया साहब, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए, इन आंकड़ों को सुनने के बाद और गैप अप ओपनिंग के बाद आप किस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं वेडनेसडे के लिए?
जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है और जो वीरेन जी ने अभी बताया है और जिस तरीके से बेस हायर साइड पे शिफ्ट हुआ है मुझे लग रहा है कि ये रैली और कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से बेस ऊपर शिफ्ट हुआ है 11,800 11,900 जो बजट के पहले जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था वो अब बेस बन के काम कर रहा है मार्केट में। और मुझे लगता है अब 11,900 के लेवल को अगर हम होल्ड करेंगे तो ये 12,100 12,200 की तरफ निफ्टी बढ़ना चाहिए। तो मेरा व्यू तो बिल्कुल पॉजिटिव है। और बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से आज मोमेंटम आया है मुझे लग रहा है 30,900 से 31,000 ये जो नेक्स्ट लेवल है मुझे लगता है कि वहां तक बैंक निफ्टी बढ़ेगी। तो करंट लेवल से बिल्कुल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाय करने की सलाह रहेगी। निफ्टी में मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रखना चाहिए 11,920 का, और 12,050 से 12,100 के टारगेट मुझे लगता है कि एक या दो ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। और बैंक निफ्टी की हम वही बात करें तो 30,500 अब यहाँ से एक बेस हायर साइड पे शिफ्ट हो चुका है। तो नियर टर्म ट्रेडर के लिए 30,500 एक स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी को बाय करने के लिए। और टारगेट मुझे जो लग रहा है बैंक निफ्टी में 30,900 तक के टारगेट देखने को मिलना चाहिए। तो 30,900 बैंक निफ्टी के लिए टारगेट रहेंगे, 30,500 550 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और निफ्टी को लेकर भी सिमिलर बायस जो है वो पॉजिटिव साइड पर ही है। दो तीन स्टॉक की बात करते हैं राजेश। देखिए सबसे पहला तो आज जो मूव रहा वो रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, एक हैवी वेट और एक अच्छी चाल, और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों पर अब क्या किया जाए? देखिए सुमित जी, कल भी हमने बात करी थी रिलायंस पे और ऑलमोस्ट ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां से बाउंस हुआ था। और कल हमने व्यू दिया था कि 1420 तक के टारगेट इसमें आना चाहिए। और आज जिस तरीके से थ्रू आउट द डे जिस तरीके से बाइंग देखने को मिली रिलायंस में, मुझे लगता है कि इसमें और मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और ये स्टॉक अब इसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक ये मूव होना चाहिए, जो कि इसका 1460 के आसपास है। मुझे लगता है अभी 30 से 40 रुपए का अपमूव यहाँ से और बनेगा। जिन लोगों ने भी कल की सलाह के हिसाब से बाय भी किया है या नया फ्रेश भी बाय करना है तो करंट लेवल से 1405 के स्टॉप लॉस से रिलायंस में बाय पोजीशन बनाएंगे। 1460 तक के टारगेट मुझे लगता है कल के सेशन में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो 1405 का एक स्टॉप और 1460 तक की चाल यहां देखने को मिल सकती है। एचडीएफसी बैंक में भी सेम व्यू है आपका राजेश? बिल्कुल हाँ, एचडीएफसी बैंक में भी जिस तरीके का आज बाइंग एक्शन देखने को मिला, स्टॉक ने पिछले 2 दिन की गिरावट को आज रिकवर किया है। और जिस तरीके का सेटअप बन के आया मुझे लगता है कि स्टॉक में अब यहाँ से जो तेजी बनना चाहिए, क्योंकि अब लार्ज कैप स्टॉक्स अब निफ्टी को सपोर्ट दे रहे हैं और इनमें अच्छी बाइंग और अच्छे सपोर्ट से आई है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये भी स्टॉक में एक मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 1260 तक का टारगेट मुझे भी लगता है कि एचडीएफसी बैंक में बनना चाहिए। करंट लेवल से इसका स्टॉप लॉस भी 1205 का होगा। ओके, एक स्टॉक कल आपने रिकमेंड किया था, वो था बालकृष्ण इंडस्ट्री। एक जोरदार तेजी में शेयर बंद हुआ है, 5% का उछाल, डे हाई पर ही बंद हुआ है। इसको लेकर आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, स्टॉक में अभी भी मेरे हिसाब से यहाँ से और मोमेंटम बनना चाहिए। जिस तरीके से आज इसमें बाइंग एक्शन बनी और जिस तरीके से आज इसका चार्ट का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1165 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। करंट लेवल से भी बिल्कुल बाय किया जा सकता है। जिन्होंने होल्ड किया है उन्हें अब स्टॉप लॉस ट्रेल करके 1105 का ट्रेल कर लेना चाहिए। और 1165 के टारगेट के लिए मुझे लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्री को अभी भी होल्ड करना चाहिए। ओके, एक बार टाइटन पे नजर डालिए। आज नंबर्स आए, नंबर्स के बाद मार्केट ने स्ट्रांगली रिएक्शन दिया, 7% ऊपर ये शेयर बंद हुआ। जो गैप था 2 तिमाही पहले के नंबर्स के वजह से जो बना था वो आज कुछ हद तक कवर भी किया है। अब टाइटन आप कैसे देख रहे हैं? जी बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 7-8 वीक का जो एक कंसोलिडेशन था, एक नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को बचा के उसको होल्ड करके वहां पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला स्टॉक में। आज ये सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया है। और जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ, जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, 14% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा। कल के टारगेट मुझे लगता है 1340 तक के टारगेट भी इस टाइटन में देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल से भी बाय करने की सलाह है। 1250 स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होंगे 1340 के। जी पालवे साहब, आपने 2 लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करी। मैं आपका ध्यान और रुझान 2 स्मॉल कैप स्टॉक्स पर दिलवाऊंगा, जहां पर आज आपने जबरदस्त तेजी देखी। एक है एसएमएल इसूजू का काउंटर। ये लगभग आपने 20% ऊपर बंद होता हुआ देखा, लगभग 639 रुपए के आसपास। क्या राय है आपकी? लगभग 15 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। ऑन एवरेज सिर्फ 20,000 शेयर रोज ट्रेड होते हैं और इसमें आज आपने बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट देखा। कल के सत्र के लिए क्या राय आप रखेंगे एसएमएल इसूजू पर?
काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और आज मैं सुबह भी आपको सुन रहा था जब आपने ये स्टॉक को फाइंड आउट किया था और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली इसने बिहेव किया। मुझे लग रहा है कि इसमें मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा और जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, समझिए 515 से लेके 625 ये एक रेंज थी, इसका कंसोलिडेशन हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कम स्टॉक में जो ऊपर के टारगेट बनते हैं वो 710 तक के टारगेट बनना चाहिए। तो बिल्कुल जैसे आज तो स्टॉक लॉक होकर बंद हुआ है 20% का, कल ओपनिंग में जहां भी ये खुलता है तो अब मुझे लगता है कि ये 4 से 5% का तो गैप अप ओपन देना चाहिए और फिर भी मुझे लग रहा है कि 710 तक के इसके टारगेट बनेंगे। तो जिन्होंने अभी भी होल्ड किया हुआ है, आज लिया हुआ है, उन्हें होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लें और कल तो मुझे लगता है गैप अप ही ओपन होगा तो 640 के आसपास ही स्टॉप लॉस रखे, 710 के टारगेट होंगे। चलिए, एक गैप अप ओपनिंग और 4 या 5% की एक रैली के लिए आप SML इसूजू में और पोजीशन ले सकते हैं। इसी तरीके से पालविया साहब बोरोसिल ग्लास पर नजर डालिए, लगभग 20% ऊपर, माफ कीजिए 18% ऊपर, 209 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है और आज की वॉल्यूम थी लगभग 20 लाख शेयर। ये लगभग 10 गुना ज्यादा है ऑन एवरेज वॉल्यूम से। जी काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है और जो वॉल्यूम एक्शन जो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कर रही है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और स्टॉक ने जो 200 रुपए का एक लेवल था उसको आज क्रॉस करके बंद किया है। तो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट इंटेक्ट है। मुझे लग रहा है कि इसमें फर्दर फॉलोअप बाइंग रहेगी। स्टॉक में 225 230 तक के टारगेट भी आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे। मुझे लगता है कि कल के सेशन में भी एक अच्छा इसमें अपमूव देखने को मिलना चाहिए। तो 225 230 मेरे यहाँ से टारगेट होंगे। करंट लेवल से 202 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो 202 का एक स्टॉप लॉस रखें और बने रहें। 220 225 तक की चाल देखने को मिल सकती है। बात करेंगे बर्जर पेंट्स पे, नंबर्स आने वाले। पहले नंबर समझ लेते हैं दीपाली से, उसके बाद हम राय भी लेंगे राजेश की। दीपाली, कैसा अनुमान लगा रहे हैं बर्जर पेंट्स में? बर्जर पेंट्स के नंबर्स स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं। मुनाफा इनका 50% ग्रो हो सकता है और 133 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ आने की पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली एबिटा में भी ग्रोथ रहेगी 20% के आसपास की वाई बेसिस पे। इनकम 7% ग्रो होने की पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग रहेंगे मार्जिन, 14.6% से बढ़कर जो मार्जिन है वो 16.3% रहने की संभावना है। इंपॉर्टेंट रहेगी वॉल्यूम ग्रोथ और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इस क्वार्टर में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 9 से 10% रहने की के बीच में रह सकती है। रियलाइजेशन हालांकि इनके थोड़े से घट सकते हैं। प्राइस कट्स इन्होंने किए थे जिसकी वजह से रियलाइजेशन जो है वो 2 से 3% डिक्रीज हो सकते हैं। लेकिन जो मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं उसके पीछे कारण है रॉ मटेरियल कॉस्ट। इनकी जो इनकी इनपुट कॉस्ट है वो कम हुई है जिसकी वजह से मार्जिन इनके अच्छे एक्सपैंड हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है बर्जर पेंट से। तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद भी है और नंबर्स की उम्मीदों के बीच ये शेयर दिन के ऊपरी स्तरों में बंद हुआ। क्या कहते हैं राजेश, क्या करना चाहिए इसमें? स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर आने की उम्मीद है और चार्ट का स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है। तो सेटअप भी स्ट्रॉन्ग है और नंबर भी स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं और स्टॉक में मूवमेंट भी स्ट्रॉन्ग ही बनने वाला है। मुझे लग रहा है जिस तरीके का सेटअप है यहाँ से स्टॉक में 610 615 तक की चाल कल के सेशन में देखने को मिलना चाहिए। तो ओवरऑल ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है और ये अगर हम पैंट सेक्टर में बात करें तो ये स्टॉक का सेटअप काफ़ी मजबूत है। तो कोई भी माइनर डिप भी इसमें मिलती है तो इसको बिल्कुल बाय करके चलें। अभी ये नियर टर्म के टारगेट है 610 615। मुझे लगता है कि इसमें आगे आने वाले टाइम में और बड़े टारगेट बन सकते हैं। 640 650 तक की भी चाल देखने को मिल सकती है। जी राजेश, आपने भी कुछ शेयर आइडेंटिफाई कर रखे होंगे कल के लिए? देखिए सुमित जी, पहला स्टॉक जो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है वो जिंदल स्टील एंड पावर है। जो स्टॉक का सेटअप है, जिस तरीके का स्टॉक में आज के दिन में ड्यूरिंग द डे जिस तरीके की बाइंग एक्शन देखने को मिली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ चार्ट है इसका। और पूरे मेटल सेक्टर में देखें तो ये स्टॉक ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 197 200 तक के टारगेट इसमें बनना चाहिए। तो करंट लेवल से जिंदल स्टील एंड पावर को बाय करने की सलाह रहेगी। 176 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा स्टॉक ऑलरेडी हम बालाकृष्ण इंडस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं जो कि मेरे रडार पे था और मैंने 1165 के लिए इसको रिकमेंड किया है। बट मैं एक अल्टरनेट बाय यहां पे देना चाहूंगा अजंता फार्मा। उसका सेटअप भी काफी पॉजिटिव है और स्टॉक में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन के बाद। मुझे लग रहा है 1240 से 1260 के टारगेट के लिए अजंता फार्मा करंट लेवल से बाय करना चाहिए। 1170 का स्टॉप लॉस रखें। तो अजंता फार्मा 1170 का स्टॉप लॉस और आप खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा JSPL पे बात की है राजेश ने। उनको लगता है कि यहाँ से तेजी रहेगी। करीब करीब 200 रुपए तक की चाल इस शेयर में देखने को मिल सकती है। 197 200 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ राजेश भी मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा होगी अब उन स्टॉक्स की जहां पर आप कल के सत्र में एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं और
HNI और ब्रोकरेजेस का इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा है। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमेशा की तरह बहुत बात करते हैं वो ब्रोकरेजेस के साथ, और वो आपको बताएंगे कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आप पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। यतिन जी, क्या है आपके पिटारे में? देखिए, कल के सत्र पे ध्यान रखेंगे खास करके हीरो मोटोकॉर्प में, और यहाँ डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि बहुत बेहतरीन खरीदारी हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रूरल इकोनॉमी पे जो सरकार का फोकस रहा है इस बजट में, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा करवाएगा हीरो मोटोकॉर्प को, तो यहाँ खरीदारी की राय आ रही है। इसके अलावा CSC एक ऐसा शेयर है जहाँ डीलिंग रूम्स का मानना ऐसा है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है लोअर लेवल्स पे, और हमने FNO सेगमेंट में भी देखा कि फरवरी सीरीज़ में अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं, तो ध्यान रखिए CSC पे खरीदारी करने की राय है। और आखिर में मिड कैप शेयर्स में बात करेंगे AB कैपिटल की, आदित्य बिरला कैपिटल, और यहाँ डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि कंपनी की जो बेहतरीन एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है, वहाँ से वैल्यूएशन का बहुत बेहतरीन सपोर्ट है करंट लेवल्स पे। और आज बहुत दिनों बाद हमने देखा है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ बंद आया है, जिससे शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ऐसा डीलिंग रूम्स का कहना है। इनफैक्ट एक लंबे अंतराल के बाद AB कैपिटल के बारे में चर्चा होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो यतिन का मानना है कि आप इस पर नजर रखें। CSC पे भी कुछ मूव आ सकता है पॉजिटिव साइड पे, और हीरो मोटोकॉर्प एक और नाम है जो कि यतिन को दिख रहा है कि यहाँ पर शायद कुछ बज आते हुए दिखाई पड़े, एटलीस्ट कुछ नियर टर्म में। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन आपका भी, वीरेंद्र आपका भी, दीपाली आपका भी, और साथ ही साथ राजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बाजार में बातचीत करने के लिए। इसके अलावा इस बार बजट में रूरल डिमांड बढ़ाने को लेकर भी काफी फोकस रहा है, क्योंकि रूरल डिमांड में तेजी लाना सरकार के लिए बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का फंड ग्रामीण और एग्रीकल्चर विकास के लिए दिया है। सुन लेते हैं पूरी बात। Will the budget really stimulate rural demand? I think, one of the things that everyone was looking forward to in this budget, how will rural demand get stimulated? So what are some of the specific things you feel will do that? The fact that after due consideration, nearly 3 lakh crores have been allocated for agriculture and rural development put together. And the various specific schemes which the Prime Minister has been talking about. And the focus on aspirational districts, backward among some of the states which are doing well, and backward among those who are not probably doing so well, are chosen, about 112 of them. Looking at building hospitals there, getting 2-tier and 3-tier cities in those aspirational districts also to pick up, bringing in SHGs as a backward linkage for aggregation in rural produce, making sure the coastal fishing villages will have their own FPOs, fish farmer produce organizations, bringing the NABARD and Mudra to the rural areas to give them more of such loans with which the farmers' issues will be addressed, where silos can be built at taluk level. These are things with which we think the rural issues can be meaningfully addressed.